दोस्तों, आज की जो घटना है वो इसलिए काफ़ी स्पेशल है क्योंकि इस घटना के कारण मेरा विश्वास पैरानॉर्मल चीज़ों पर आ गया। इससे पहले मैं अपने चैनल पर पैरानॉर्मल घटनाएं ज़रूर लाता था, मगर वो कोई भी घटना मेरे साथ नहीं घटी थी। जो भी घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर करता था, वो घटना मुझे मेरे किसी दोस्त ने, उनके परिवार में किसी ने, या फिर किसी सब्सक्राइबर ने हमें भेजी होती थी। मगर आज की जो घटना है वो मेरे परिवार के साथ ही घटी थी। और जब इस घटना के बारे में मुझे पता चला तो मुझे खुद को यकीन नहीं हुआ। मगर ये घटना मेरे साथ जिन्होंने शेयर की थी वो किसी तरह से झूठ बोलेंगे, और वो नहीं, उनके 12 साल के बच्चा और आज एक उनका जो बड़ा बेटा है जो लगभग 15 साल का है, वो झूठ बोलेगा, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता। तो अगर आप इस घटना का रियल वीडियो भी चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घटना मेरी बुआ के परिवार के साथ घटी थी, जो कि रतलाम की रहने वाली है। मेरी बुआ के परिवार में मेरी बुआ, फूफा जी, उनके 2 बेटे कार्तिक और मेरी, साथ ही मेरे फूफा जी के बड़े भैया और उनकी भाभी साथ रहते थे। मेरे फूफा जी के परिवार में बस यही लोग थे। 2020 में मेरे फूफा जी के बड़े भाई, जो कि मेरे भी बड़े फूफा जी लगे, उनको कोविड हो गया था। रतलाम में काफी इलाज कराने के बावजूद भी उनकी तबीयत ठीक नहीं होती थी। काफी समय रतलाम में उन्हें इलाज कराने के बाद हमारे फूफा जी ने डिसाइड किया कि उनको इंदौर ले लाकर किसी अच्छे और बड़े हॉस्पिटल में उनका इलाज कराएंगे। मगर क्योंकि मेरी फूफा जी के परिवार में उनके बड़े भैया, भाभी, मेरी बुआ और बच्चे ही थे, तो जब बड़े फूफा जी का इलाज कराने इंदौर आए तो सारे परिवार को ही साथ आना पड़ा। तो इंदौर के एक बड़े हॉस्पिटल में मेरे बड़े फूफा जी को एडमिट कर दिया गया। साथ ही पूरा परिवार भी इंदौर आ गया। इंदौर आकर मेरे फूफा जी ने अपने परिवार के लिए एक किराए पर रूम देखा, क्योंकि न जाने कितने दिन और हॉस्पिटल में लगने वाले थे, और इतने दिन होटल में रहना किसी भी तरह से ठीक नहीं था। और आकर मेरे फूफा जी के बड़े भाई को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया और बाकी सारा परिवार हॉस्पिटल के पास ही एक कॉलोनी में एक रूम लेकर रहने लगा। जो रूम उन्होंने लिया था वो एक डुप्लेक्स था, जिसमें नीचे के फ्लोर पर बुआ, उनकी भाभी, और ऊपर के फ्लोर पर कार्तिक और मेरी बुआ की भाभी का जो बेटा था वो साथ रहते थे, और उनके बाजू के रूम में मेरे फूफा जी और छोटा बेटा उनका मिनी साथ में रहते थे। दिन भर मेरे फूफा जी का हॉस्पिटल में ही निकल जाता था अपने बड़े भैया के साथ। इवनिंग में मेरे फूफा जी रात को यहाँ फैमिली के साथ आकर यहीं सोते थे। जब से मेरी बुआ और उनका परिवार इस रूम में आके रहने लगा, तब से ही न जाने क्यों इस घर में सबकी तबीयत खराब रहने लगी, खासकर मेरी बुआ और उनकी भाभी की। वो लोग हमेशा ही, उनको सिर दर्द रहता, उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब रहती है। उन्होंने सोचा कि कोविड चल ही रहा है, इस तरह की तकलीफ होगी, मगर इस घर में एक चीज और खास थी, कोई भी नौकरानी यहाँ पर नहीं टिक रही थी। 1 या 2 दिन के बाद कोई भी नौकरानी इस घर को बिना किसी रीजन के छोड़ देती है। वैसे भी कोविड में नौकर मिलना काफी मुश्किल था, मगर क्योंकि मेरी बुआ और उनकी भाभी की तबीयत भी खराब रहती थी तो उन्हें एक नौकरानी की जरूरत रहती थी। मगर 1 हफ्ते में ही 2 या 3 नौकरानियां अपना काम छोड़ के चली गई, वो भी बिना कोई रीजन बताए और बिना कोई तनख्वाह लिए।
तो ये काफी आश्चर्यजनक था। मेरी बुआ कई बार ये सोचती थी कि जब से हम यहाँ आए हमारी तबीयत खराब रहती है, जो कि कोविड में उन्हें लगा कि नॉर्मल है, बट नौकरानी 1 या 2 दिन आकर चली जाती है और कोई रीजन भी नहीं बताती और ना ही वो कोई तनख्वाह लेने वापस आती है। तो ये काफी अजीब बात थी। न जाने क्यों दिन भर उस घर में एक बेचैनी रहती थी। दिन भर सिर दर्द और इस तरह की परेशानियां उस घर में बनी ही रहती थी। कभी फीवर, कभी सिर दर्द और हमेशा एक एंजाइटी और एक टेंशन उस घर में रहता था। दिन भर काम करने के बाद उस घर में न जाने क्यों ऐसा होता था कि मेरी बुआ और भाभी कभी भी ठीक से खाना नहीं खा पाते थे। दिन भर तो उन्हें काफी जोर से भूख लगती, मगर जब भी वो खाना खाने बैठते तो उनसे खाना नहीं खिलता था। या तो उनको खाना खाने का मन नहीं करता था, या फिर उन्हें वॉमिटिंग आ जाती थी, या तबीयत इतनी ज्यादा खराब होती या 1 या 2 रोटी भी वो मुश्किल से खा पाते थे। मगर बाकी पूरे टाइम उन्हें ऐसा लगता था कि उन्हें बहुत ज्यादा भूख लग रही है, जो कि काफी अजीब था। मगर कोविड का टाइम ही ऐसा चल रहा था कि किसी को कुछ और महसूस ही नहीं हुआ। उन्हें लगा कि किसी तरह से तबीयत खराब है। न जाने क्यों मेरा पूरा परिवार उस घर में एक डरा डरा सा रहता था। एक रात करीब 11 बजे मेरे फूफा जी अपने बड़े भैया को हॉस्पिटल में छोड़कर अपने घर आए किसी रूम पर सोने के लिए। घर आकर फूफा जी और सभी ने साथ में मिलकर खाना खाया। फूफा जी अपने छोटे बेटे मिनी के साथ ऊपर जाकर उस रूम में सो गए, मगर मेरी बुआ का बेटा कार्तिक और उनकी भाभी का बेटा दोनों, जो कि ऊपर ही पास वाले रूम में लेटे हुए थे, उन्हें नींद नहीं आ रही थी। दोनों एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ कमांड दे रहे थे, जिसे अलेक्सा कहा जाता है। दोस्तों, दोनों मिलकर अलेक्सा को कमांड दे रहे थे और अलेक्सा उनके कमांड पर उनके रूम की लाइट का कलर चेंज कर रही थी। ऐसे ही दोनों टाइम पास कर रहे थे क्योंकि दोनों को नींद नहीं आ रही थी। कार्तिक अलेक्सा को कमांड दे रहा था और साथ ही उनका जो भाई था वो बाजू में लेटा हुआ था। ऐसे ही कमांड देते देते कार्तिक ने अलेक्सा को कमांड दिया कि अलेक्सा ब्लू लाइट ऑन करो। तो अलेक्सा ने अचानक से ब्लू लाइट ऑन कर दी। पूरे कमरे में ब्लू लाइट हो गई। और यही सारी चीजें कार्तिक जो है अपने मोबाइल के वीडियो कैमरे में वीडियो बना रहा था, रिकॉर्ड कर रहा था, इस नीयत से कि ये बाद में अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को भेजेगा कि हम लोग किस तरह से मस्ती कर रहे थे, इंदौर में हमने क्या क्या किया इस कोविड के टाइम में। इसीलिए वो ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। ऐसे ही कलर चेंज करने के कमांड देते देते अचानक से कार्तिक ने कमांड दिया कि अलेक्सा रेड कलर प्लीज। जैसे ही कार्तिक ने अलेक्सा को एक कमांड दिया, पूरे रूम में अचानक से लाल रोशनी हो गई और कार्तिक यही सब रिकॉर्ड कर रहा था। ऐसे ही रिकॉर्डिंग करते करते अचानक से कार्तिक का कैमरा अपने भाई की तरफ हुआ, जो कि बाजू में ही बिस्तर पे लेटा हुआ था। दोस्तों, अचानक से उस कैमरे में कार्तिक को ऐसा लगा जैसे उसके भाई के पास से कोई औरत, जो कि साथ में लेटी हुई थी, उठकर धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई उस रूम के गेट की तरफ चली गई। कार्तिक ये देख के एकदम से डर गया, मगर उसे ऐसा लगा कि शायद ही उसकी आंखों का धोखा है। तो उसने कैमरे से नजर हटाकर खुली आंखों से गेट की तरफ देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था। मगर दोबारा जैसे ही उसने उस कैमरे की तरफ देखा तो उसमें वो औरत साफ साफ दिख रही थी, जो कि धीरे धीरे चलती हुई
उस कमरे के गेट से बाहर जा रही थी। दहशत के कारण कार्तिक को पसीना आ गया, उसके हाथ पैर वहीं जम गए। उसने तुरंत वीडियो बंद किया और अलेक्सा को कमांड दिया लाइट ऑन करने के लिए। तो वैसे ही तुरंत वो लाइट ऑन हो गई, नॉर्मल लाइट जो कि उस रूम की थी। डर के कारण हक्का बक्का हो चुके कार्तिक ने अपने भाई को ये बात बताई कि भाई देखो वीडियो में, देखो कुछ रिकॉर्ड हुआ है। कार्तिक का भाई उससे कुछ 2 साल बड़ा था। उसने बोला नहीं यार कुछ नहीं होगा, तू लेट जा, कोई रिफ्लेक्शन आया होगा। मगर कार्तिक ने जोर दिया कि नहीं भैया आप देखो इसको, कुछ इसमें प्रॉब्लम है। जैसे उसके बड़े भाई ने उस वीडियो को देखा, डर के मारे उसके भी हाथ पांव कमजोर पड़ गए। वीडियो देखते ही उसके भाई ने जोर से चिल्लाया, कार्तिक भाग! और दोनों भाई आओ देखा न ताओ, बस दौड़ के अपने कमरे से नीचे की तरफ अपने मम्मी और अपनी ताई जी के रूम की तरफ भागे। दोनों नीचे पहुंचे और मेरी बुआ का और अपनी ताई जी का रूम खटखटाने लगे। के कारण दोनों की हालत खराब थी, दोनों के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। दरवाजा जोर जोर से पीटने पर बुआ और ताई जी ने रूम खोला। उनकी ऐसी हालत देखकर उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। तो उन्होंने जो बताया वो सुनकर बुआ और ताई जी के भी पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। पहले तो उन दोनों को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, मगर जब उन्होंने वो वीडियो देखा तो उनकी सांसें थम गई। वो इतना घबरा गए थे कि ऊपर जाकर मेरे फूफा जी और उनका जो बेटा मिनी है साथ में जो सो रहे थे, उनको बताकर वापस नीचे लाने की भी हिम्मत उनमें नहीं थी। मेरे फूफा जी को काफी बार फोन लगाया, मगर मेरे फूफा जी फोन साइलेंट करके सो रहे थे। घबराहट में बुआ, ताई जी और बच्चों की पूरी रात ऐसे निकली और भगवान का नाम ले लेकर उन्होंने पूरी रात निकाली कि हे भगवान, फूफा जी और उनके बच्चे को कुछ ना हो। जब सुबह फूफा जी और मिनी उठकर नीचे आए तो बुआ ने सारी बात उनको बताई और वो वीडियो भी दिखाया जिसमें कोई औरत साफ साफ उठकर बिस्तर पे से उस गेट की तरफ जा रही थी। घर में अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई भी ऊपर की तरफ जाए। ऊपर के रूम्स खाली रहे। घर में नीचे पूजा पाठ शुरू हो गई, क्योंकि कोविड में जाते भी तो कहाँ जाते, नया रूम एकदम से मिलने वाला भी नहीं था। इसलिए वो लोग मजबूरी में उसी रूम में उसी घर में रहना था उनको। मगर फूफा जी ने हॉस्पिटल जाते जाते पास ही में एक मंदिर में जाकर वहां एक गुरुजी रहते थे, वहां उनको सारी घटना बताई। गुरुजी ने उन्हें अभिमंत्रित करके एक नारियल दिया और घर में सभी को पहनने के लिए कलावा दिया, मगर ये हिदायत भी दी कि उस रूम को जल्दी से जल्दी छोड़ दें, वरना उनके और उनके परिवार के साथ कोई अनहोनी भी हो सकती है। दोस्तों, फूफा जी को ये भी था कि इतनी जल्दी कोई रूम कहीं नहीं मिलेगा, वरना कोई भी समझदार आदमी ये सब देखकर अपने परिवार को मुसीबत में नहीं रखता। उन गुरुजी से वो नारियल और कलावा लेकर मेरे फूफा जी दोबारा वापस जब उस रूम पर पहुंचे और जैसे ही उन्होंने घर में प्रवेश किया, उस समय मेरी बुआ और मेरी ताई जी किचन में खाना बना रही थी। मेरे फूफा जी ने जैसे उस घर में प्रवेश किया और आवाज देकर मेरी बुआ और ताई जी को बुलाया, ये बात बताने के लिए कि ये नारियल घर के मंदिर में रख दें और ये कलावा सभी लोग बांध लें। जब मेरे फूफा जी ये बात उन्हें बता ही रहे थे, अचानक से जोर से एक धमाके की आवाज हुई। जब जाकर सभी ने देखा कि आवाज कहां से आई है, तो ये आवाज किचन से आई थी। मेरी बुआ, ताई जी और फूफा जी ने
जाकर जब किचन में देखा तो किचन का सारा खाना नीचे गिरा पड़ा था, जो कि थोड़ी देर पहले गैस पर चढ़ा हुआ था। बर्तन ऐसे गिरे हुए थे मानो वहां पे कोई भूकंप आया। यह सब देखकर मेरे फूफा जी और बुआ और मेरी ताई जी ने डिसाइड किया कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे और तुरंत ही इस रूम को खाली कर देंगे। मेरे फूफा जी ने भी तुरंत ही सारे परिवार को एक साथ किया और बच्चों को और मेरी बुआ और ताई जी को लेकर वहीं एक होटल में जाकर रहने लगे। एक रात वहां काटने के बाद मेरे फूफा जी उन गुरुजी को और कुछ लोगों को लेकर उसी घर को अपना सामान लेने गए। जब मेरे फूफा जी और उन लोगों ने उस घर का दरवाज़ा खोला अपना सामान लेने के लिए, तो उन्होंने देखा कि कोई भी सामान उस जगह उस घर में अपनी जगह पर नहीं था। ऐसा उन्होंने देखा जैसे वहां भूकंप आया हो। सारा सामान बिखरा पड़ा था। जब यह हालत उस मकान की वो गुरुजी ने देखी, तब उन्होंने भी यही कहा कि बेटा अच्छा किया कि तुम तुम्हारे परिवार को लेके उसी समय यहां से निकल गए, वरना शायद ये रात तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर बहुत भारी निकलती। दोस्तों, जब तक मेरे फूफा जी और उनके साथ में जो लोग थे वो उस रूम को खाली कर रहे थे, तब तक वो गुरुजी वहां बैठकर कोई ना कोई मंत्र पढ़ते रहे और कोई ना कोई पूजा पाठ करते रहे। लगभग 1 डेढ़ 2 घंटे लगे और उन्होंने वो घर खाली कर दिया। घर से निकलते निकलते भी मेरे फूफा जी ने वहां पे यही बात कही कि हमें नहीं पता था कि यहाँ कोई और भी रहता है और अगर हमसे अनजाने में कोई भूल या गलती हुई हो तो हमें उसके लिए माफ़ कर देना। मेरे परिवार और मेरे बच्चों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मेरे फूफा जी अपना सामान लेकर 2-3 दिन होटल में रहे। फिर उन्होंने धीरे धीरे, जब मेरे फूफा जी के बड़े भाई की तबीयत ठीक होने लगी, तो अपने परिवार को ले जाकर रतलाम में ही वापस छोड़ा। मगर इस घटना का असर आज भी मेरी बुआ और उनके बच्चों के दिमाग पर बहुत ज़्यादा है। वो 2 दिन और एक रात उनके साथ कैसे बीती, आज भी सोचकर वो दहशत में आ जाते हैं और भगवान का शुक्रिया करते हैं कि उस दौरान उनके बच्चे और उनके परिवार को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है, क्योंकि ये घटना मेरे साथ मेरे फूफा जी ने शेयर की थी और वो कभी झूठ नहीं बोलते जितना मैं उनको जानता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं वो वीडियो आपके साथ शेयर करूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए वो वीडियो अलग से अपने चैनल पे डाल दूंगा। तो मिलते हैं एक अगली घटना के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर।